दृष्टि आईएएस क्लासरूम नोट्स फॉर यूपीएससी हिस्ट्री, इसमें हम 9 लेक्चर कर चुके हैं। ये 10वां लेक्चर है जिसमें द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कह रहा है कि मराठा राज्य में आंतरिक विवाद की वजह से पूना में अंग्रेजों को हस्तक्षेप का मौका मिला। वस्तुतः पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दौलत राव सिंधिया के साथ मिलकर यशवंत राव होलकर के छोटे भाई बिट्टू जी की हत्या कर दी और इसके बाद होलकर ने पेशवा के राज्य पर आक्रमण कर दिया और बाजीराव द्वितीय भागकर बेसीन चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो आंतरिक विवाद हुआ मराठा का, इसी वजह से अंग्रेजों को यहाँ पे हस्तक्षेप करने का मौका मिला। और हुआ क्या था कि जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे उन्होंने क्या किया, दौलत राव सिंधिया के साथ मिल गए और यशवंत राव होलकर का जो छोटा भाई था बिट्टू जी, उसकी हत्या कर दी। ठीक है, और उसके बाद जो होलकर है उन्होंने पेशवा के राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसके वजह से क्या हुआ कि बाजीराव द्वितीय भागकर जो है बसीन चले जाते हैं। यही अंग्रेजों से उन्होंने 1802 में बेसिन की सहायक संधि की और ये जो बाजीराव द्वितीय भाग के जाते हैं और वही 1802 में बेसिन की सहायक संधि करते हैं अंग्रेजों से। इसके तहत निम्नलिखित शर्तें शामिल थी। पहला, बेसिन की संधि कब हुई? 1802 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुई थी। ठीक है, इसमें क्या है? पहला, सूरत अंग्रेजों के अधीन कर दिया जाएगा। सूरत अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया। पूना में अंग्रेज सैनिकों का रुकना तय हुआ। पूना में अंग्रेज सैनिकों का रुकना तय हुआ। अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक राजस्व वाला क्षेत्र मिल गया। अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक राजस्व वाला क्षेत्र मिल गया। निजाम के क्षेत्र में चौथ प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया। निजाम के क्षेत्र में जो चौथ प्राप्त करने का अधिकार था वो समाप्त हो गया। अन्य मराठा सरदारों द्वारा इस संधि का विरोध किया, किंतु वो कोई संयुक्त मोर्चा नहीं बना पाए। जो दूसरे मराठा सरदार से उन्होंने विरोध तो किया लेकिन संयुक्त मोर्चा नहीं बना पाए। गायकवाड़ ने अंग्रेजों के साथ दिया और भोसले, सिंधिया एवं होलकर को अंग्रेजों ने पराजित कर निम्नलिखित संधियों के लिए बाध्य किया। तो कह रहा है गायकवाड़ जो थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया और भोसले, सिंधिया और होलकर को अंग्रेजों ने पराजित करके कुछ संधियां की जो यहाँ पे दिए हैं। भोसले के साथ देवगांव की संधि की 1803 में और उस टाइम रघुजी भोसले जो थे वहाँ के शासक थे। देवगांव की संधि 1803 में। सिंधिया के साथ जो है सूरजी अर्जन गांव की संधि की 1803 में और दौलत राव सिंधिया वहाँ के शासक थे। सूरजी अर्जन गांव की संधि। होलकर के साथ राजपूत घाट की संधि की 1805 में और उस टाइम यहाँ के शासक यशवंत राव होलकर थे। बात आती है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की जो 1817 से 18 तक चला। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों के उन्मूलन के नाम पर मराठा राज्य के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया। तो ये जो ब्रिटिश गवर्नर थे जनरल हेस्टिंग, इन्हें कोई तो बहाना चाहिए था आक्रमण करने का, तो इन्होंने कहा कि पिंडारियों का उन्मूलन करना है। इसी नाम पर मराठा राज्य पर अभियान इन्होंने शुरू किया। हालांकि इस युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो कुछ और ही था। तत्कालीन कारण क्या था? तो गंगाधर शास्त्री की हत्या कर दिया जाना था इसका तत्कालिक कारण। वस्तुतः यह गायकवाड़ राज्य के प्रतिनिधि थे जो एक विवाद के समाधान के लिए पेशवा राज्य गए थे। ये जो गंगाधर शास्त्री थे वो गायकवाड़ राज्य के जो थे, एक गायकवाड़ राज्य के प्रतिनिधि थे जो एक विवाद के समाधान के लिए पेशवा राज्य गए थे और वहाँ पेशवा के सहयोगी जो थे कौन थे? गयबक दायांगे। तो गयबक दायांगे द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, और यही इसका तत्कालिक कारण था। गायकवाड़ को अंग्रेजी संरक्षण प्राप्त था। गायकवाड़ को अंग्रेजी रण संरक्षण प्राप्त था, इसीलिए पेशवा पर दबाव बनाते हुए उन्हें 1817 में पूना की संधि के लिए बाध्य किया गया। अभी जो गायकवाड़ थे इसको अंग्रेजी संरक्षण प्राप्त था क्योंकि इसके साइड से अंग्रेज थे, तो इसीलिए पेशवा पर दबाव बनाते हुए 1817 में पूना की संधि कब हुई? 1817 में के लिए बाध्य किया गया। इसके तहत गायकवाड़ को 4 लाख रुपए के बदले उनका क्षेत्र वापस कर दिया गया। गायकवाड़ को 4 लाख रुपए के बदले उनका क्षेत्र वापस कर दिया गया था। पेशवा मराठा परिसंघ का प्रमुख यहीं रहे। ठीक है, तो अब जो पेशवा है वो प्रमुख नहीं रह गए मराठा परिसंघ के। अब यहाँ पे इसके बाद अपनी शक्ति वापस पाने के लिए पेशवा ने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। अब पेशवा को तो गुस्सा आएगा ही, भाई हम तो परिसंघ के प्रमुख हैं, हमें हटा दिया। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से युद्ध लड़ा, किंतु 3 बार युद्ध हुआ इनका अंग्रेजों से पेशवा का। किरकी युद्ध, कोड़ेगांव का युद्ध और अस्टी का युद्ध। किरकी युद्ध, कोड़ेगांव का युद्ध, अस्टी का युद्ध में पेशवा पराजित हुए। इसके बाद पेशवा का राज्य समाप्त कर दिया गया और इन्हें पेंशन पर विठुर भेज दिया गया। तो इन्होंने 3 युद्ध लगातार लड़े
किरकी, कोरेगांव, अस्टिका, लेकिन इसके बाद जो है इन्हें बिठूर भेज दिया गया। दूसरी तरफ सिंधिया एवं गायकवाड़ ने बिना संघर्ष किए ही अंग्रेजों की अधीनता मान ली, क्योंकि उनके सहयोगी बन गए, तो वैसे बिना कोई युद्ध हुआ ही नहीं और उसकी अधीनता मान ली इन्होंने। वहीं भोसले को पराजित कर नागपुर की संधि की गई, और दूसरी साइड भोसले को पराजित करके नागपुर की संधि की गई 1718 में, और होलकर को पराजित कर उनसे मंदसौर की संधि की गई। तो याद रखना है किससे कौन सी संधि हुई थी। पेशवा से जो हुआ था किड़की, कोड़ेगांव और अस्टी का युद्ध हुआ था। गायकवाड़ और सिंधिया खुद ही अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। भोसले को पराजित कर नागपुर की संधि 1718 में की, और होलकर को पराजित करके किसकी संधि की थी, तो मंदसौर की संधि की थी 1818 में। आगे है, मराठों के एक बड़े भूभाग पर अंग्रेजों के ने नियंत्रण कर लिया तथा एक छोटे से हिस्से पर शिवाजी के दूरवर्ती वंशज प्रताप सिंह को शासक बना दिया। यानी कि मराठा का एक बड़ा क्षेत्र इसने ले लिया और एक छोटा सा क्षेत्र पे प्रताप सिंह को शासक बना दिया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे एक मेंस का प्रश्न दिया हुआ है कि केंद्रीय सत्ता के दावेदार मराठों के पराजय के कारणों की चर्चा कीजिए। केंद्रीय सत्ता के दावेदार मराठे थे और इनका पराजय का क्या ऐसा कारण था, इसकी चर्चा करने कह रहा है। और मराठे राज्य के समाप्त होने में बेसिन की संधि के महत्व का उल्लेख कीजिए कि किस तरह से बेसिन की संधि महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। ठीक है, इसके बाद जो है वो सिख राज स्टार्ट होता है, सिख या पंजाब राज। तो मध्यकाल में पंजाब के क्षेत्र में गुरु नानक देव के उपदेशों के आधार पर सिख धर्म अस्तित्व में आया। ये जो सिख धर्म है यह मध्यकाल में पंजाब के क्षेत्र में गुरु नानक देव के उपदेशों के कारण अस्तित्व में आया था। इसका संचालन 10 गुरुओं के माध्यम से हुआ, जिसमें गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे। ठीक है, इसके बाद सिख परिसंघ के माध्यम से सिख जमींदार संचालित होने लगे, और इसके बाद सिख परिसंघ के माध्यम से सिख जो जमींदार थे वो संचालित होने लगे, और इनका नेतृत्व बंदा बहादुर यानी लक्ष्मण सेन द्वारा किया गया। और इसका नेतृत्व किसने किया, बंदा बहादुर लक्ष्मण सेन द्वारा किया गया, किंतु 1716 में फर्रुखसियर द्वारा उनकी हत्या करवा दी। तो बंदा बहादुर या लक्ष्मण सेन की हत्या किसने करवाई थी, फर्रुखसियर ने करवाई थी। कब करवाई थी, 1716 में करवाई थी। इसके बाद यहाँ पे कपूर सिंह ने सिखों का नेतृत्व संभाला। बंदा बहादुर संभालते हैं और बंदा बहादुर के बाद कौन संभालते हैं, कपूर सिंह संभालते हैं। और ये क्या करते हैं, 1748 में दल खालसा की स्थापना करते हैं। कपूर सिंह 1748 में दल खालसा की स्थापना की। यह एक संयुक्त सैन्य दल था। दल खालसा क्या था, संयुक्त सैन्य दल था। दल खालसा द्वारा ही 1753 में राखी प्रथा की शुरुआत की गई, और ये जो दल खालसा था इसी के द्वारा 1753 में राखी प्रथा की शुरुआत की गई। और दल खालसा की स्थापना किसने की थी, कपूर सिंह ने। किसके बाद आए थे, बंदा बहादुर के बाद। जिसके तहत सिख गांवों से उपज का 5वां हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला गया। और क्या किया गया, सिख गांवों से उपज का 5वां हिस्सा जो है राजस्व के रूप में वसूला गया। बदले में उन्हें मुगलों और अफगानों से सुरक्षा देने का वादा किया गया। में आते हैं जस्सा सिंह अहुलवालिया। जस्सा सिंह अहुलवालिया के नेतृत्व में सिख राज क्षेत्र 12 मिसलों में एकीकृत हो गया। यानी कि जस्सा सिंह जो अहुलवालिया थे उनके नेतृत्व में सिख जो है राज्य वो 12 मिसलों में बट गया। मिसल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है एक समान या एक जैसा। इन्हीं 12 मिसलों में से एक मिसल सुकर चकिया भी था। ठीक है, जिसके नेता रंजीत सिंह थे। सुकर चकिया मिसल के नेता कौन थे, रंजीत सिंह। इन्हें ही आधुनिक पंजाब का निर्माण का श्रेय दिया जाता है। किसे दिया जाता है, आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय रंजीत सिंह को। अब रंजीत सिंह क्या है, तो रंजीत सिंह 1792 से 1839, इनका परिचय देखते हैं। ये केवल 12 वर्ष की आयु में शासक बन गए थे। केवल 12 वर्ष की आयु में शासक बन गए थे तो अगले 5 वर्षों तक प्रतिशासन परिषद की सहायता से शासन चलाते रहे। यानी कि 12 से 17 वर्ष की आयु तक इन्होंने जो प्रतिशासन परिषद की सहायता से शासन चलाया, और अंततः 1797 में इन्होंने स्वतंत्र शासन प्रारंभ कर दिया जब ये 17 वर्ष के हो गए। अफगान नीति क्या हुआ, इन्होंने अफगानिस्तान के शासक जमान शाह को चिनाब नदी में गिर गए उसके तोप को निकालकर वापस भिजवा दिया। इन्होंने क्या किया रंजीत सिंह ने कि जमान शाह जो अफगान शासक था उसके तोप को नदी से निकलवा कर वापस भिजवा दिया। इसके बदले में जमान शाह ने इन्हें 1799 में लाहौर की सूबेदारी दी और वो खुश हो गया, और 1799 में इन्हें क्या करता है, लाहौर की सूबेदारी देता है और राजा की उपाधि प्रदान करता है। ठीक है, अब है 1838।
1838 में रंजीत सिंह शाहशुजा एवं अंग्रेजों के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई। 1838 में क्या हुआ कि रंजीत सिंह, शाहशुजा और अंग्रेज, इन तीनों के बीच जो है ना एक त्रिपक्षीय संधि होती है, जिसमें रंजीत सिंह ने शाहशुजा को शासक बनने में सहायता की। इस रंजीत सिंह ने शाहशुजा को शासक बनने में सहायता दी, बदले में उन्हें कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, और इन्होंने जो सहायता दी इसके बदले में कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ रंजीत सिंह को। ठीक है, अब पंजाब के आंतरिक सर्वोच्चता देखें अगर, तो रंजीत सिंह ने 1800 ईस्वी में भसीन के युद्ध में सभी प्रमुख सिख सरदारों को पराजित किया। भसीन का युद्ध कब हुआ था? 1800 में। भसीन याद रखना है। और इसमें सभी सिख सरदारों को पराजित करते हैं और उन्हें अपनी अधीनता के लिए बाध्य किया। किसने? रंजीत सिंह ने। और 1805 में इन्होंने अमृतसर पर भी नियंत्रण कर लिया। इस प्रकार सिख राज्य की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों पर इनका नियंत्रण हो गया। और 1805 में क्या होता है कि ये अमृतसर पर भी नियंत्रण कर लेते हैं, तो सिखों की जो राजनीतिक राजधानी थी लाहौर, उस पर तो इनका नियंत्रण था ही, क्योंकि लाहौर की सूबेदारी इनको दे दी थी जमान शाह ने खुश होकर के। और अमृतसर जो है उसे भी इन्होंने जीत लिया 1805 में। तो दोनों ही यानी कि धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही राजधानी पर इनका नियंत्रण हो गया। अब अंग्रेजों के साथ इनका संबंध कैसा था रंजीत सिंह का? ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने इन्हें सहायक संधि का प्रस्ताव दिया, जिसे इन्होंने अस्वीकार कर दिया। वेलेस्ली ने इन्हें भी सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसे इन्होंने अस्वीकार कर दिया। अंततः 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई, और 25 अप्रैल 1809 को जो है रंजीत सिंह के साथ होती है अमृतसर की संधि। यह संधि रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुई। ये जो संधि हुई थी, एक तरफ रंजीत सिंह थे और दूसरी तरफ लॉर्ड मिंटो का प्रतिनिधित्व कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ था। इसमें निम्नलिखित शर्तें तय हुई। पहला, सतलज नदी को दोनों राज्यों के बीच सीमा रेखा मान लिया गया। सतलज नदी को सीमा रेखा मान लिया गया अंग्रेज और पंजाब यानी कि रंजीत सिंह के राज्य के बीच का। और यह तय हुआ कि सतलज के पूरब में रंजीत सिंह का विस्तार नहीं करेंगे, यानी कि जितना भी विस्तार उनको करना है पश्चिम में ही करेंगे। अंग्रेजों को लुधियाना में सेना रखने का अधिकार मिल गया, और अंग्रेज जो है लुधियाना में सेना रख सकते हैं। ये दो चीज़ हुआ अमृतसर की संधि में। और अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को। राज्य विस्तार देखें तो इस संधि के बाद रंजीत सिंह ने पश्चिम की तरफ विस्तार करना प्रारंभ किया, और इस प्रकार सबसे पहले कांगड़ा 1811 में, अटक 1813 में, मुल्तान 1818 में, कश्मीर 1819 में, पेशावर 1834 में जीत लिया। कांगड़ा, अटक, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर। कांगड़ा, अटक, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर। कांगड़ा 1811, अटक 1813, मुल्तान 1818, कश्मीर 1819 और पेशावर 1834। इन्होंने खालसा को आदर्श मानते हुए निरंकुश शासन का संचालन किया। इसी अनुरूप इन्होंने नानकशाही एवं गोविंद शाही सिक्के जारी किए। इन्होंने नानकशाही और गोविंद शाही सिक्के भी जारी किए रंजीत सिंह ने। अपनी सेना को मजबूत करने के लिए इन्होंने यूरोपियन तरीके से उन्हें प्रशिक्षित किया। इसी क्रम में फ्रांसीसी प्रशिक्षक कौन थे? अलार्ड ने से घुड़सवार सेना एवं इटली के प्रशिक्षक वेंटूरा से पैदल सेना को प्रशिक्षित करवाया। तो इन्होंने क्या किया? अलार्ड जो थे, जो फ्रांसीसी प्रशिक्षक थे, उनसे इन्होंने घुड़सवार सेना को, और वेंटूरा जो पैदल थे, इटली के वेंटूरा से पैदल सेना को प्रशिक्षित कराया। इसके अतिरिक्त इन्होंने उन्नत तोप व्यवस्था को भी लागू किया। इन्होंने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया: लाहौर, कश्मीर, मुल्तान, पेशावर। इसके अतिरिक्त इनके शासनकाल में लाहौर में सर्वोच्च अदालत थी। इनके शासन टाइम में लाहौर में सर्वोच्च अदालत थी, जिसे अदालत-ए-आला कहा जाता था। अदालत-ए-आला। 1839 में इनकी मृत्यु हो गई, और इनके उत्तराधिकारी इतने कमजोर हुए कि अगले केवल 10 वर्षों के भीतर ही पंजाब राज्य जीत लिया गया। ठीक है, रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी को देख ले तो इनकी मृत्यु के बाद खड़क सिंह शासक बने, जिसके समय सिख दरबार में गुटबंदी बढ़ गई। ठीक है, इनके बाद बनते खड़क सिंह शासक। ठीक है, जिसके टाइम पे क्या हुआ? गुटबंदी बढ़ गई। मुख्य रूप से संघवालिया और डोगरा के रूप में 2 गुट बने, और ये जो गुट थे, एक का नाम था संघवालिया और दूसरा का डोगरा, जो फेमस थे। इनको मृत्यु के बाद
नौनिहाल सिंह शासक बने और इनकी जब मृत्यु हो जाती है फिर कौन बनता है, तो फिर बनते हैं नौनिहाल सिंह। किंतु दुर्भाग्यवश इनकी भी मृत्यु उसी दिन हो जाती है जिस दिन शासक बनते हैं। इसके बाद क्रमशः शेर सिंह और दिलीप सिंह शासक बने, और नौनिहाल के बाद पहले खड़क सिंह, फिर नौनिहाल, फिर शेर सिंह और फिर दिलीप सिंह, ठीक है, शासक बनते हैं। दिलीप सिंह की आयु केवल 5 वर्ष की थी, इसीलिए उनकी माता रानी जिंदल संरक्षिका की भूमिका निभाती थी। दिलीप सिंह ने ही के समय ही अंग्रेजों ने से पंजाब राज्य का संघर्ष हुआ, ठीक है, और जिसमें अंग्रेज जीत जाएंगे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।